एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की कंपनी के बाहर रोज एक लड़का उसकी लग्जरी गाड़ी को साफ किया करता था और बदले में वह आदमी उसे कुछ सिक्के थमा देता था। वह एक मामूली सा रोज का दृश्य था जिसे कोई नोटिस नहीं करता था, लेकिन उसी दृश्य में किस्मत अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाली थी। उस दिन वह बिजनेसमैन बेहद परेशान था क्योंकि उसका बिजनेस बुरी तरह डूब रहा था। उसका कारोबार, उसका पैसा, उसकी साख सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आने वाली बोर्ड मीटिंग में वह आखिर क्या प्रेजेंटेशन देगा, किस मुंह से अपने डायरेक्टर्स के सामने खड़ा होगा। वह अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा फाइल के पन्ने पलट रहा था कि तभी वही लड़का सामने आकर बोला, साहब फाइल में पेज नंबर 3 पर गलती है। बिजनेसमैन ने हैरानी और झुलझुलाहट से उसकी तरफ देखा और झटकते हुए बोला, तुम क्या जानो इन सब के बारे में। लेकिन जब उसने अनमनी मन से फाइल के पेज नंबर 3 पर नज़र डाली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ वाकई एक ऐसी बड़ी गलती थी जिसे पकड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, बल्कि सिर्फ किसी जीनियस की ही नज़र वहाँ तक जा सकती थी। वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकला ताकि उस लड़के को ठीक से देख सके और तभी कहानी का असली चेहरा उसके सामने आने वाला था। शहर की व्यस्त सड़कों पर गाड़ियों का धुआं, हॉर्न की आवाज़ें और ट्रैफिक का शोर ऐसा माहौल बना रहे थे जिसमें सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। लेकिन आदित्य सिंघानिया अपनी काले रंग की चमचमाती लग्जरी कार के साउंड प्रूफ शीशों और एयर कंडीशन की ठंडक के बीच बैठा इस पूरी दुनिया से कटा हुआ था। वह शहर का जाना माना बिजनेस टाइकून था, सिंघानिया ग्रुप का मालिक, लेकिन उस वक्त उसकी कंपनी अपनी ज़िंदगी की सबसे काले दौर से गुजर रही थी। गाड़ी की मुलायम चमड़े की सीट पर बैठा होने के बावजूद उसे ऐसा लग रहा था मानो वह कांटों की सेज पर लेटा हो, क्योंकि उसका दिमाग कारोबार से जुड़ी उलझनों और लगातार गिरते ग्राफ की भूल भुलैया में बुरी तरह फंसा हुआ था। उसकी नज़रें अपनी गोद में रखी नीली फाइल पर जमी थी, जिसके हर पन्ने पर कंपनी की बर्बादी की एक नई दास्तान लिखी हुई थी। अगले दिन सुबह होने वाली बोर्ड मीटिंग उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ बनने वाली थी, जहां उसे उन कॉम्पिटिटर्स का सामना करना था जो गिद्धों की तरह उसके दिवालिया होने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि कौड़ियों के भाव उसके पिता की मेहनत से खड़े किए गए इस पारिवारिक कारोबार को खरीद सकें। आदित्य अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने उस मीटिंग को कोई अजूबा नहीं दिखाया तो उसके पिता की उम्र भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। वह फाइल के पन्ने पलट रहा था, लेकिन शब्द उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे और उसका दिमाग किसी एक बात पर टिक ही नहीं पा रहा था। इसी उधेड़-बुन में गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी और बाहर की दुनिया की झलक शीशे के बेहद करीब आ गई। यह उसका रोज का रूटीन था कि जब भी उसकी गाड़ी ऑफिस के पास उस खास चौराहे पर रुकती तो एक लड़का जिसके कपड़े मैले कुचले होते, हाथों में एक पुराना गंदा कपड़ा और पानी की बोतल लिए गाड़ी की तरफ लपकता। आज भी वही हुआ। वह लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 24-25 साल रही होगी, लेकिन चेहरे पर वक्त से पहले आई संजीदगी और आंखों में अजीब सी वीरानी लिए तेजी से गाड़ी के पास आया और बिना पूछे ही सामने की स्क्रीन और शीशों को साफ करने लगा। आदित्य ने झलझलाहट में सिर उठाकर उसे देखा। उस लड़के का नाम संजय था, लेकिन आदित्य के लिए वह सिर्फ उन हजारों गुमनाम चेहरों में से एक था जो शहर के फुटपाथों पर जिंदगी घसीटते हैं। आदित्य को हमेशा इस बात पर चिढ़ होती कि यह लोग बिना इजाज़त के गाड़ियों को क्यों छूते हैं, लेकिन फिर अपनी आदत के मुताबिक उसने
डैशबोर्ड से कुछ सिक्के निकाले और शीशा जरा सा नीचे करके बाहर की तरफ उछाल दिए। उसका यह बर्ताव साफ तौर पर घमंड से भरा हुआ था, जैसे वह किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी जानवर को दाना डाल रहा हो। संजय सिक्के पकड़ने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि वह खामोशी से गाड़ी का शीशा साफ करता रहा। उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे, लेकिन उसकी नज़रें बार बार आदित्य की गोद में रखी नीली फाइल पर टिकी जा रही थी, मानो उन पन्नों में लिखी कहानी वह पहले से जानता हो। आदित्य पहले ही अत्यधिक मानसिक दबाव और तनाव का शिकार था। जैसे ही उसने उस लड़के की यह हरकत देखी, उसका गुस्सा और भड़क उठा। उसने मन ही मन सोचा कि यह लड़का जानबूझकर देर कर रहा है ताकि उससे और ज़्यादा पैसे ऐड सके। आदित्य ने झुलझुलाहट में हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन लड़का अपनी जगह पर डटा रहा। अचानक संजय ने शीशा साफ करना रोक दिया और बिल्कुल गाड़ी के शीशे के पास आ गया। आदित्य ने बेहद नागवारी और गुस्से के साथ शीशा थोड़ा और नीचे किया ताकि उसे डांट फटकार कर वहाँ से भगा सके, लेकिन इससे पहले कि आदित्य के मुंह से कोई शब्द निकलता, संजय की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सर, फाइल के तीसरे पन्ने पर जो टेबल बनी हुई है उसमें निकली लाइन के सारे स्टैटिक्स गलत हैं। संजय की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव, आत्मविश्वास और गंभीरता थी। आदित्य, जो उसे झिड़कने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा था, एक पल के लिए बिल्कुल सन्न हो गया था। उसे अपनी ही समझ पर भरोसा नहीं हुआ। एक सड़क छाप लड़का जो गाड़ियों के शीशे साफ करके अपनी रोजी रोटी कमाता है, वह देश की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक को उसकी प्रीमियम स्टैटिक्स फाइल की गलती बता रहा था। आदित्य का गुस्सा, जो पहले से ही उबल रहा था, वह फट पड़ा। यह क्या बकवास कर रहे हो? आदित्य ने दहाड़ते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फाइल में झांकने की, 2 टके के जाहिल इंसान? तुम जानते भी हो कि यह क्या है? यह कोई बच्चों की ड्राइंग बुक नहीं है, यह करोड़ों के हिसाब किताब की फाइल है। तुम अपना काम करो और मुझे सिखाने की कोशिश मत करना। आदित्य, जाहिल इंसान। आदित्य का लहजा इतना तीखा, अपमानजनक और जहर से भरा हुआ था कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद शर्म से ज़मीन में गड़ जाता या डर कर वहाँ से भाग खड़ा होता। लेकिन संजय के चेहरे पर डर की कोई परछाई तक नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख और गहरा अफसोस उतर आया। उसने एक गहरी सांस ली और बेहद तमीज़ व संयम के साथ बोला, सर, मैं जानता हूँ कि मैं अपनी औकात से बढ़कर बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा यकीन करिए, पेज नंबर 3 पर जो प्रॉफिट का अनुमान लगाया गया है वह एक्सेल शीट में बिल्कुल गलत दर्ज है। अगर आप इसी हालत में यह फाइल बोर्ड मीटिंग में लेकर गए तो वहाँ मौजूद एक्सपर्ट्स इसे तुरंत पकड़ लेंगे और आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। मैंने बस इसलिए बता दिया ताकि आपका नुकसान ना हो। इतना कहकर संजय ने वे सिक्के जो कुछ देर पहले आदित्य ने झुलझुलाहट में ज़मीन पर फेंक दिए थे, सड़क से उठाए और उन्हें आदित्य की गाड़ी के डैशबोर्ड पर बड़े सलीके से रख दिया। फिर बिना कुछ कहे खामोशी से पीछे हट गया। इसी बीच सिग्नल खुल चुका था और पीछे खड़ी गाड़ियां के हॉर्न तेजी से बजने लगे थे। आदित्य ने गुस्से और बेचैनी में गाड़ी को गियर में डाला और तेजी से आगे बढ़ा दी। उसका दिल असामान्य रूप से तेज धड़क रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। वह लगातार यह सोचता रहा कि यह कैसा अजीब लड़का था जिसने भीख लेने से इनकार कर दिया और उल्टा उसे ही एक अहम सलाह देकर चला गया। आदित्य का दिमाग बार बार उस लड़के की बातों की तरफ लौट रहा था। उसने खुद को समझाने की भरकस कोशिश की। एक अनपढ़
सा भरोसा, उसकी आवाज़ का आत्मविश्वास और उसका प्रोफेशनल अंदाज आदित्य को भीतर तक बेचैन करने लगा। आखिरकार वह ऑफिस जाने की बजाय गाड़ी को सड़क के किनारे पार्क करने पर मजबूर हो गया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। जब उसने दोबारा फाइल उठाई और पेज नंबर 3 खोला, उसकी नज़र में सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, क्योंकि उसमें दी गई सारी डिटेल उसके फाइनेंस मैनेजर द्वारा तैयार की गई थी और जिन्हें उसने खुद भी कई बार ध्यान से चेक किया था। वह खुद पर हंसते हुए बुदबुदाया कि मैं भी कितना पागल हूँ जो एक सड़क छाप लड़के की बात को इतनी गंभीरता से ले रहा हूँ। लेकिन तभी उसकी नज़र सबसे नीचे वाले कॉलम पर टिक गई, जहाँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस निकाला गया था। आदित्य ने कैलकुलेटर निकाला और दोबारा हिसाब लगाना शुरू किया। जैसे जैसे वह अंकों को जोड़ता घटाता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता चला गया। माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें साफ दिखाई देने लगी। संजय ठीक कह रहा था, वहाँ सच में एक बेहद बारीक लेकिन पूरी कंपनी को तबाह कर देने वाली गलती थी। फार्मूले में एक छोटा सा प्रोफेशनल गलत जगह लगा हुआ था। बैलेंस शीट में डिप्रिसिएशन को गलत कॉलम में जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा था, वह हकीकत में कंपनी को भारी घाटे में ले जा रहा था। गलती इतनी महीन थी कि आम आदमी तो क्या, कोई माहिर अकाउंटेंट भी पहली नज़र में धोखा खा जाता। लेकिन वह लड़का जो चलती गाड़ी के बाहर खड़ा होकर शीशे के पास से उल्टी पड़ी फाइल को देख रहा था, उसने कुछ ही सेकंड में यह गलती कैसे पकड़ ली, आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर वह यही प्रेजेंटेशन अगले दिन बोर्ड के सामने रख देता तो उसके सारे कंपटीटर्स उसे कच्चा चबा जाते और उसकी सालों की बनाई साख हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाती। उस लड़के ने अनजाने में आज आदित्य की पूरी जिंदगी बचा ली थी। आदित्य को अपनी बदतमीजी, घमंड और जल्दबाजी पर गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मन ही मन सोचा कि उसने एक हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दिया, जिसने उसे डूबने से बचा लिया। अब उसे साफ एहसास हो गया था कि वह लड़का कोई साधारण भिखारी नहीं हो सकता। इतनी गहरी समझ और इतना तेज दिमाग किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। आदित्य ने बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी को यू टर्न लिया और उसी सिंगल की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे हर हाल में उस लड़के को ढूंढना था, सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए भी कि आखिर वह कौन है। जब वह सिंगल पर पहुंचा तो वहां गाड़ियों की भारी भीड़ लगी थी, मगर वह लड़का कहीं नजर नहीं आया। आदित्य ने गाड़ी सड़क किनारे ही छोड़ दी और पागलों की तरह बाहर निकल आया। उसने बहुत महंगे जूते पहन रखे थे जो एसी वाली गाड़ी में तो आरामदायक लग रहे थे, लेकिन बाहर की झुलसती धूप में उसके पैरों को बुरी तरह जला रहे थे। फिर भी उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वह फुटपाथ पर दौड़ दौड़ कर लोगों से पूछ रहा था कि क्या किसी ने यहाँ गाड़ी साफ करने वाले उस लड़के को देखा है। लोग हैरानी से उसे देख रहे थे कि सूट बूट में सजा इतना अमीर आदमी इस तरह फुटपाथ पर क्यों भटक रहा है। काफ़ी तलाश के बाद एक ठेले वाले ने सामने की ओर इशारा किया और कहा कि वह लड़का शायद सामने वाले पार्क की बेंच पर बैठा है। आदित्य लगभग भागता हुआ पार्क में दाखिल हुआ। वहाँ एक पुराने पेड़ के नीचे बेंच पर संजय सिर झुकाए बैठा था। उसके हाथ में वही पुराना कपड़ा था और वह शायद कुछ खा रहा था या कुछ पढ़ने में डूबा हुआ था। आदित्य हफ्ता हुआ उसके पास पहुंचा। उसकी सांसें बुरी तरह फूली हुई थी और गले में अटक सी रही थी। संजय। आदित्य ने बड़ी मुश्किल से उसका नाम पुकारा। लड़का चौंक कर उठा और आदित्य को सामने देखकर घबरा गया। वह तुरंत खड़ा हो गया और डरते डरते बोला, साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं तो बस। शायद उसे लगा कि आदित्य उसे और डांटने या पुलिस के हवाले करने आया है। नहीं नहीं संजय, आदित्य ने दोनों हाथ उठाकर उसे तसल्ली दी। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। तुमने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। वहाँ सच में गलती थी। तुमने आज मुझे पूरी तरह बर्बाद होने से बचा लिया। आदित्य की आवाज़ में सच्ची शर्म और ईमानदार माफ़ी साफ झलक रही थी। संजय,
हैरानी से उसे देखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह आदमी वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले उसे घमंड से भरी नज़रों से डांट रहा था। आदित्य ने आगे बढ़कर उसके दोनों कंधे थाम लिए और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सच सच बताओ संजय, तुम असल में हो कौन? ये कपड़े और ये हालात तुम्हारी हकीकत नहीं हो सकती। कोई साधारण लड़का इतनी बारीक गलती एक नज़र में नहीं पकड़ सकता, वो भी उल्टी फाइल देखकर। तुमने यह सब कहाँ से सीखा? संजय की नज़रें झुक गईं। उसके चेहरे पर दर्द की एक गहरी लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने पुराना जख्म कुरेद दिया हो। वह कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ सिर उठाकर आदित्य की आंखों में देखते हुए बोला, साहब, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ और ना ही कोई खास ट्रिक जानता हूँ। बस वही सब जानता हूँ जिसके साथ मैं जी रहा हूँ। आदित्य की हैरानी और बढ़ गई। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, उसने कहा। संजय ने गहरी सांस ली और अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा तुड़ा ID कार्ड निकालकर आदित्य की तरफ बढ़ा दिया। आदित्य ने कार्ड पर नज़र डाली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह कार्ड सिंघानिया ग्रुप यानी उसकी अपनी ही कंपनी का एम्प्लॉई कार्ड था। उस पर संजय की तस्वीर लगी थी और पोस्ट के सामने लिखा था, जूनियर डेटा एनालिस्ट। आदित्य ने फटी फटी आंखों से संजय को देखा। तुम मेरी कंपनी में काम करती थी, लेकिन कैसे? मुझे इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता? संजय ने अपनी कमीज की आस्तीन से माथे का पसीना पोंछा और धीमी लेकिन गहरी आवाज़ में बोला, साहब, आप 7वीं मंजिल पर बैठते हैं और हम जैसे लोग बेसमेंट के क्यूबिलक्स में। आपके और हमारे बीच सिर्फ फ्लोर का नहीं, हैसियत का भी फ़र्क है। इसलिए आप हमें तब तक नहीं देख पाते जब तक हम सड़क पर आपकी गाड़ी साफ करने नहीं आ जाते। उसकी आवाज़ में शिकायत कम और बरसों की दबाई हुई चोट ज़्यादा थी। आदित्य को याद आया कि सच में उसने कभी अपने निचले स्टाफ पर ध्यान ही नहीं दिया था। वह हमेशा एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स के बीच में उलझा रहता। लेकिन तुम यहाँ सड़क पर क्यों हो? आदित्य ने बेचैनी से पूछा। तुम्हें नौकरी से किसने निकाला? संजय ने अपने भीतर दबी हुई पुरानी यादों को गुस्से और दर्द के साथ बाहर निकालते हुए कहना शुरू किया, सर, आज से ठीक 6 महीने पहले तक मैं आपकी ही कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट का उभरता हुआ सितारा था। मैंने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया था, बड़े बड़े सपने लेकर आपकी कंपनी ज्वाइन की थी। मैं दिन रात काम करता था, बस इसलिए कि कंपनी का सिस्टम और बेहतर बन सके। जिस एल्गोरिथम पर आज आपका पूरा सिस्टम चल रहा है, उसे डिज़ाइन करने वाला मैं ही था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती यह थी कि मैं ईमानदार था। आपके फाइनेंस मैनेजर मिस्टर अनूप, यह नाम सुनते ही आदित्य चौंक गया, क्योंकि अनूप उसका सबसे भरोसेमंद आदमी था। संजय ने कड़वाहट के साथ आगे कहा, हाँ सर, वही मिस्टर अनूप। वे कंपनी के फंड में गबन कर रहे थे। जब मैंने डाटा एनालिसिस के दौरान सारी गड़बड़ियां पकड़ ली और ठोस सबूत इकट्ठा किए, तो अपनी नासमझी में वही सबूत लेकर सीधे उनके पास चला गया। मुझे लगा शायद यह सब अनजाने में हुई कोई गलती होगी, लेकिन उन्होंने चालाकी से सारे सबूत अपने पास रख लिए और अगले ही दिन मुझ पर डेटा चोरी और फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा दिया। वे सीनियर थे और मैं जूनियर, इसलिए उनकी बात मानी गई और मेरी एक भी नहीं सुनी गई। मुझे सबके सामने बेइज्जत किया गया और सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए ऑफिस से बाहर निकलवा दिया गया। यही बात खत्म नहीं हुई सर, उन्होंने मेरी रेपुटेशन इतनी बुरी तरह खराब कर दी कि पूरे शहर में किसी भी कंपनी ने मुझे नौकरी देने से मना कर दिया। मेरे पिता पहले ही गुजर चुके थे और घर में बीमार माँ थी। उनके इलाज और घर का खर्च चलाने के लिए मैंने अपना लैपटॉप, अपनी किताबें, यहाँ तक कि घर का बाकी सामान भी बेच दिया। जब कुछ भी नहीं बचा और कोई रास्ता नज़र नहीं आया, मैं मजबूरी में मैंने यह कपड़ा उठा लिया। आज मैं दिन में उन्हीं लग्जरी गाड़ियों को साफ करता हूँ जिनमें बैठकर
कभी मैं खुद ऑफिस जाया करता था और रात को फुटपाथ की पीली रोशनी में पुरानी मैगजीन्स पढ़ता हूँ, बस इसलिए कि मेरे ज्ञान पर जंग ना लग जाए। यह सब कहते कहते संजय की आवाज़ भर्रा गई थी और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। आदित्य सन्न होकर उसे सुनता रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। उसकी अपनी कंपनी में उसकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला चल रहा था। किसी काबिल इंसान के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ और उसे भनक तक नहीं लगी। जो लड़का उसकी कंपनी का सबसे मजबूत स्तंभ बन सकता था, वह आज उसी के करप्ट सिस्टम की वजह से सड़कों पर भटक रहा था। आदित्य को अपनी कीमती सूट और बड़ी गाड़ी से नफरत होने लगी। उसे एहसास हुआ कि असल में अंधा तो वह खुद था, जिसे इस चमक दमक में सच्चाई दिखाई ही नहीं दी। वह पूरी तरह संजय की होशियारी का कायल हो चुका था और समझ गया था कि यह लड़का उसकी डूबती हुई कश्ती को किनारे तक पहुंचा सकता है। आदित्य की आंखों में एक नई चमक उभरी। वह आगे बढ़ा और संजय का हाथ थाम लिया। संजय हैरानी से उसे देखने लगा। आदित्य ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो संजय, मैं एक नाकाम लीडर साबित हुआ जो अपने ही कर्मचारियों को सुरक्षित नहीं रख सका। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज से तुम फुटपाथ पर नहीं बैठोगे। कल की मीटिंग में सिर्फ मैं ही नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम मेरे साथ चलोगे। यह सुनते ही संजय घबरा गया। सर लेकिन मैं वहाँ क्या करूँगा? वे लोग मुझे अंदर भी नहीं आने देंगे। आदित्य ने सख्त लहजे में कहा, वह मेरी कंपनी है और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें रोकने की हिम्मत कौन करता है। तुम पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करोगे और मुझे बताओगे कि सिस्टम को कैसे ठीक करना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अपनी ही कंपनी को बचाने के लिए संजय की आंखों में एक ऐसी उम्मीद की चमक लौट आई जो शायद महीनों से बुझ चुकी थी। उसने आदित्य का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है सर, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं हैं। आदित्य हल्के से मुस्कुराया, यह मेरी जिम्मेदारी है। चलो उठो, हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। इतना कहकर आदित्य संजय को गाड़ी की तरफ ले चला, जहाँ से उन दोनों की जिंदगियों का और सिंघानिया इंडस्ट्रीज के इतिहास का एक नया पन्ना शुरू होने वाला था। सूरज ढल रहा था, लेकिन आदित्य को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी में अब सचमुच सवेरा होने वाला है। आदित्य की गाड़ी शहर की सड़कों पर हवा से बातें करती हुई आगे बढ़ रही थी, मगर गाड़ी के अंदर एक अजीब सा गहरा सुकून छाया हुआ था। ऐसा सुकून जो शब्दों से ज़्यादा भारी और महसूस होने वाला था। संजय, जो कुछ देर पहले तक फुटपाथ की धूल फांक रहा था, अब एक ऐसी पक्की और सम्मानजनक सीट पर बैठा था जिसका सपना उसके जैसे लोग देखना भी गुनाह समझते हैं। फिर भी उसकी आंखों में अब तक असुरक्षा का साया साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार अपने गंदे और पुराने कपड़ों को देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसकी वजह से गाड़ी की महंगी सीटें खराब ना हो जाएं। आदित्य ने आंखों के किनारों से उसकी इस तरह बेचैनी और घबराहट को महसूस कर लिया और उसके दिल में एक गहरी टीस उठी। उसने सोचा कि हालात भी कभी कभी कितना बड़ा सितम करते हैं कि एक बेहद कीमती हीरे को भी पत्थर बनने पर मजबूर कर देते हैं। जब गाड़ी एक आलीशान बंगले के गेट से अंदर दाखिल हुई तो संजय की आंखें हैरत से फैल गईं। यह आदित्य का घर था, जो किसी महल से कम नहीं लग रहा था। आदित्य ने गाड़ी रोकी और इशारे से संजय को उतरने को कहा। संजय झिझकते हुए बाहर निकला। आदित्य ने घर के नौकरों को आवाज़ दी और साफ हिदायत दी कि संजय को गेस्ट रूम में ले जाओ। उसके लिए मेरे बेहतरीन सूट में से एक निकाल कर दो, और हाँ, उसके खाने पीने का पूरा इंतजाम भी होना चाहिए। संजय कुछ कहना चाहता था, लेकिन आदित्य ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और गंभीर लेकिन अपनापन भरे लहजे में बोला, अभी कोई बात नहीं संजय, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, खाना खाओ,
फिर हम दोनों अपनी जंग की तैयारी करेंगे। करीब 1 घंटे बाद जब संजय कमरे से बाहर निकला तो आदित्य उसे पहचान ही नहीं पाया। नहा धोकर और बेहतरीन कपड़े पहनने के बाद संजय की पूरी पर्सनालिटी ही बदल चुकी थी। उसके चेहरे से धूल मिट्टी पूरी तरह साफ हो गई थी और अब वह गरीबों के नकाब के पीछे छुपा हुआ नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस से भरा एक ईमान समझदार और सुलझा हुआ नौजवान लग रहा था। उसकी आंखों में वही बुद्धिमानी की चमक थी जो आदित्य ने पहली बार गाड़ी के शीशे के पार देखी थी। बस अब इसमें आत्मविश्वास की एक हल्की लेकिन मजबूत चमक थी जुड़ गई थी। आदित्य मुस्कुराया और उसे स्टडी रूम में ले गया जो किताबों और कैमरों और महंगे महंगे कंप्यूटर सिस्टम से भरा हुआ था। आदित्य ने एक कुर्सी की ओर इशारा किया और खुद दूर तरफ बैठते हुए बोला, संजय, यह रात हमारी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली है। कल सुबह ठीक 9 बजे बोर्ड मीटिंग है और हमें ना सिर्फ उस गलती को सुधारना है बल्कि ऐसा प्लान भी पेश करना है जो सबको हैरान कर दे। संजय ने सिर हिलाया और बिना समय गंवाए लैपटॉप अपनी तरफ खींच लिया। जैसे उसकी उंगलियों की बोर्ड पर पड़ी उसका पूरा शारीरिक अंदाज ही बदल गया। अब वह कोई सहमा हुआ लड़का नहीं था बल्कि एक ऐसा माहिर खिलाड़ी लग रहा था जो अपने असली मैदान में उतर चुका था। काम शुरू होते ही वक्त का एहसास ही खत्म हो गया। संजय ने सबसे पहले फाइल खोली और आदित्य को दिखाते हुए बोला, सर, यहाँ देखिए, यह सिर्फ टाइपिंग की गलती नहीं है। उसकी आवाज़ गंभीर और भरोसे से भरी हुई थी। आदित्य झुककर स्क्रीन देखने लगा और संजय एक एक करके डाटा की परतें खोलने लगा। यह फार्मूला जानबूझकर छोड़ा गया है सर। अगर आप पिछले महीने की बैकअप फाइल देखें तो वहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल रात ठीक 2 बजे सिस्टम ने लॉग इन होकर इस खास सेल को पूरी तरह बदल दिया गया है। आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसके मुंह से निकला, इसका मतलब यह सब एक साजिश थी ताकि मैं मीटिंग में सबके सामने बेइज्जत हो जाऊं। संजय ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, और यह लॉग इन आईडी हेड मिस्टर अनूप की आईडी से हुआ है। यह सुनते ही आदित्य ने अपनी मुट्ठी कस ली। जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था उसी ने उसकी पीठ में खंजर भोंका था। आदित्य गुस्से में खड़ा हो गया, लेकिन संजय ने बेहद शांति से कहा, सर, गुस्सा करने का यह वक्त नहीं है। सबसे बेहतरीन बदला ही होगा कि हम उनके वार को उनकी ही हार बना दें। मेरे पास एक आइडिया है। हम सिर्फ पुराने डाटा को ठीक नहीं करेंगे बल्कि उन छुपे हुए फाइंड्स को भी सामने लाएंगे जिन्हें अनूप ने गबन करके ऑफशोर अकाउंट में छुपा रखा है और जो अभी कंपनी की बैलेंस शीट में हेर फेर के रूप में दिख रहे हैं। मैंने उनकी खुफिया बातों का पता तब ही लगा लिया था जब मैं वहाँ काम करता था। बस उस वक्त मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी और अब आपके पासवर्ड से वह अथॉरिटी मुझे मिल जाएगी। पूरी रात वे दोनों बिना रुके काम करते रहे। कॉफ़ी के ना जाने कितने कप खाली हो चुके थे और कमरे में बस कीबोर्ड की टिक टिक और कागज़ पलटने की लगातार आती आवाज़ें माहौल को और गंभीर बना रही थी। आदित्य बार बार संजय को देख रहा था और हैरान था कि उसका दिमाग किस कदर तेज और साफ चलता है। वह न सिर्फ इन सब मामलों का माहिर था बल्कि उसकी स्ट्रेटेजिक सोच भी कमाल की थी। उसी ने कंपनी को इस भारी मुसीबत से निकालने के लिए एक बिल्कुल नया बिजनेस मॉडल तैयार किया जिसे उसने प्रोजेक्ट होप नाम दिया। जब सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे धरती पर फैलने लगी और खिड़की से धूप अंदर आने लगी तब जाकर उनका काम पूरा हुआ। संजय कुर्सी की पीठ से टिक लगाकर बैठ गया। उसकी आंखें थकान से लाल हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर जीत की हल्की सी मुस्कान और गहरा सुकून साफ झलक रहा था। आदित्य ने भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और भावुक होकर बोला, संजय, अगर तुम नहीं होते तो आज सिंघानिया
इंडस्ट्रीज का सूरज सच में डूब जाता। संजय ने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत आवाज में जवाब दिया, सर, सूरज बादलों के पीछे छुप सकता है लेकिन खत्म कभी नहीं होता। आपने मुझ पर भरोसा किया, मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। अगली सुबह सिंघानिया ग्रुप के हेड ऑफिस में माहौल इतना टाइट था कि जैसे हवा भी रुक रुक कर चल रही थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कंपनी के डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, सीनियर स्टाफ, चीफ एग्जीक्यूटिव सब लोग वहाँ मौजूद थे और लगभग हर चेहरे पर बेजारी, चिंता और गुस्से के साफ निशान दिख रहे थे। सभी को पूरा भरोसा था कि आज कंपनी की आधिकारिक घोषणा होने वाली है। कॉन्फ्रेंस टेबल के एक सिरे पर मिस्टर अनूप बैठा था, जिसके चेहरे पर एक चालाक और मक्कार मुस्कान खेल रही थी। वह बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और पास बैठे अपने साथी साजिशकर्ता मैनेजर को आंखों ही आंखों में इशारे से तसल्ली दे रहा था कि आज आदित्य सिंघानिया का खेल पूरी तरह खत्म होने वाला है। ठीक सुबह 9 बजे दरवाज़ा खुला और आदित्य सिंघानिया अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में वह हार बिल्कुल नहीं दिख रही थी जिसकी सब उम्मीद लगाए बैठे थे, बल्कि उसके कदमों में एक राजा जैसा कॉन्फिडेंस था। लेकिन असली ध्यान उसके पीछे चल रहे नौजवान पर टिक गया। संजय, जिसने गहरे नीले रंग का सूट पहन रखा था और हाथ में लैपटॉप थामे हुए आदित्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। कमरे में हल्की हल्की खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कोई फुसफुसा कर पूछ रहा था कि यह कौन है, तो कोई कह रहा था शायद कोई नया एम्प्लॉई है। संजय को देखते ही अनूप के माथे पर लकीरें उभर आईं। चेहरा थोड़ा सख्त पड़ गया क्योंकि वह उसे जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन सूट और सलीके वाले नए रूप में वह तुरंत पहचान नहीं सका कि यह वही लड़का है जिसे उसने कभी धक्के देकर बाहर निकलवा दिया था। आदित्य अपनी कुर्सी के पास आकर खड़ा हुआ। उसने एक नज़र सब पर डाली और सधे हुए लहजे में बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जानता हूँ आप सब यहाँ सिंघानिया इंडस्ट्रीज के डूबने का तमाशा देखने आए हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आपको मायूसी होगी, क्योंकि आज हम अंत की नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की बात करने वाले हैं। इतना कहकर उसने इशारों से संजय को आगे बुलाया। संजय आगे बढ़ा। उसने लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया और बड़ी स्क्रीन पर भर में चमक उठी। जैसे ही अनूप ने संजय को पास से साफ साफ देखा, उसका रंग उड़ गया, गले में जैसे कांटे से चुभने लगे। यह तो वही संजय था, लेकिन यह यहाँ कैसे? उसके दिल में खतरे की घंटियाँ जोर जोर से बजने लगी। संजय ने बोलना शुरू किया और हैरानी की बात यह थी कि उसकी आवाज़ में जरा सी भी घबराहट नहीं थी। रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर्स, आपके सामने जो रिपोर्ट्स पहले पेश की गई थी वे आधी सच्चाई पर आधारित थी। आज मैं आपको वह पूरी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जो झूठ के पर्दों के पीछे छुपा दी गई थी। उसने अगली स्लाइड बदली जिसमें वह गलती साफ दिखाई दे रही थी जो आदित्य की फाइल में जानबूझकर छोड़ी गई थी। यह देखिए, यह कोई मामूली चूक नहीं थी बल्कि कंपनी के शेयर्स को गिराने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। इसके बाद संजय ने असली स्टैटिस्टिक्स दिखाए जो कंपनी के प्रॉफिट और असली हालात को साफ साफ सामने रख रहे थे। कमरे में मौजूद लोग जो कुछ देर पहले तक गुस्से और निराशा से भरे हुए थे, अब पूरी दिलचस्पी के साथ स्क्रीन की तरफ देखने लगे थे। संजय ने अपनी बात और मजबूती से रखते हुए कहा, और यह जो स्टैटिस्टिक्स आप इस वक्त देख रहे हैं, यह किसी मार्केट के उतार चढ़ाव का नतीजा नहीं है, बल्कि यह एक अंदरूनी करप्शन की साफ गवाही है।
तभी अनूप बौखलाकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, यह सब झूठ है। यह लड़का एक फ्रॉड है। इसे कंपनी से निकाला गया था क्योंकि यह इसी तरह डाटा चोरी करता था। आप लोग इसकी बात कैसे सुन सकते हैं? आदित्य सिंघानिया, क्या आप पागल हो गए हैं? जो एक फ्रॉड एम्प्लॉय को बोर्ड की इतनी बड़ी मीटिंग में ले आए हैं। कमरे में अचानक शोर मच गया। कुछ लोग अनूप के सपोर्ट में बोलने लगे। कोई ऊंची आवाज़ में सवाल कर रहा था तो कोई माहौल को भटकाने की कोशिश कर रहा था। आदित्य खामोश खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना घबराहट, बस एक गहरी गंभीरता थी। लेकिन संजय ने एक ठंडी और आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराहट के साथ अनूप की तरफ देखा और बेहद शांत आवाज में बोला, मिस्टर अनूप, शोर मचाने से सच छुप नहीं जाता। अगर मैं फ्रॉड हूँ तो क्या आप यह साफ करेंगे कि परसों रात ठीक 2:45 पर आपके पर्सनल लैपटॉप से मेन सर्वर में लॉगिन करके फाइल नंबर 302 में बदलाव क्यों किए गए? यह कहते हुए संजय की आवाज़ में ना कोई डर था ना जल्दबाजी। जरा यह भी बताइए, उसने बात आगे बढ़ाई, कि यह लॉगिंग आपके ही यूजर आईडी से क्यों हुआ? जैसे ही संजय ने एक क्लिक दबाया, स्क्रीन पर सर्वर के सारे लॉग्स खुल गए, जहां साफ साफ अनूप का यूजर नेम, तारीख, समय और आईपी एड्रेस लिखा हुआ था। और वह आईपी एड्रेस उसके घर का था। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। अनूप का चेहरा पसीने से भीग गया। उसकी आंखें डगमगाने लगी। वह कुछ बोलना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में ही अटक गए। संजय ने बिना रुके अपनी बात जारी रखी, और सिर्फ यही नहीं, मिस्टर अनूप, यह रही उन अकाउंट्स की पूरी लिस्ट जिनमें पिछले 6 महीनों के दौरान कंपनी के फंड्स को बार बार ट्रांसफ़र किया गया। संजय ने अगली स्लाइड खोली, जहां बैंक ट्रांजैक्शन का पूरा चार्ट सामने था। हर ट्रांजैक्शन के आगे अनूप और उनके साथियों के नाम खुफिया कोड के रूप में लिखे हुए थे, जिन्हें संजय ने एक एक करके डिकोड कर दिया था। बोर्ड के मेंबर्स गुस्से और हैरानी से अनूप को घूरने लगे। खेल पूरी तरह पलट चुका था। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। अध्यक्ष ने गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहा, सिक्योरिटी, मिस्टर अनूप और उनकी पूरी टीम को तुरंत हिरासत में लिया जाए और पुलिस को बुलाया जाए। 2 सिक्योरिटी गार्ड तुरंत अंदर आए और अनूप को बाजू से पकड़ लिया। जाते जाते अनूप ने नफरत और हार से भरी नज़र से संजय को देखा, लेकिन संजय ने नज़रें झुकाने की बजाय पूरे गर्व और सुकून के साथ उसका सामना किया। अनूप को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। आदित्य ने दोबारा माइक संभाला और पूरे हॉल में गूंजती आवाज़ में बोला, एवरीवन, यही है वह सच्चाई जो अब तक आप सबसे छुपाई जा रही थी, और इस सच्चाई को सामने लाने का काम मेरे इस काबिल साथी संजय ने किया है, जिसे कभी हमारे ही सिस्टम ने नज़रअंदाज कर दिया था। उसने एक पल रुककर संजय की तरफ देखा और आगे कहा, सिंघानिया इंडस्ट्रीज अब सिर्फ मुनाफा नहीं कमाएगी बल्कि इंसाफ भी करेगी। मैं आज यह घोषणा करता हूँ कि संजय को न सिर्फ उसकी पोस्ट वापस दी जाती है, बल्कि उसे कंपनी का नया चीफ स्ट्रेटजिस्ट ऑफिसर भी बनाया जाता है। पूरा हाल तालियों की गूंज से भर गया। लोग अपनी सीटों से खड़े होकर आदित्य और संजय को बधाइयाँ देने लगे। संजय की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उस जीत और उस भरोसे के थे जिसे उसने बड़ी मुश्किल के बाद हासिल किया था। उसने आदित्य की तरफ देखा,
जिसकी आंखों में एक बड़े भाई जैसा प्यार और गहरा गर्व साफ झलक रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वे दोनों बाहर निकले तो दोपहर का सूरज अपनी पूरी ताकत के साथ चमक रहा था। आदित्य ने संजय के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर पूछा, कैसा महसूस हो रहा मिस्टर स्ट्रेटजी ऑफिसर? संजय ने एक लंबी सांस ली, जैसे बरसों की कैद से आज रिहा हुआ हो, और बोला, सर, ऐसा लग रहा है जैसे मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक वादा चाहिए। आदित्य ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। संजय ने गंभीरता से कहा, सर, हम यह बात पक्की करेंगे कि कोई भी टैलेंट सिर्फ इस वजह से बर्बाद ना हो कि उसके पास सिफारिश नहीं है या वह गरीब है। आदित्य ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और बोला, यह मेरा वादा रहा। वक्त तेजी से गुजरता गया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज एक बार फिर शहर की सबसे कामयाब कंपनियों में नंबर 1 पर आ चुकी थी। संजय के नेतृत्व और कर्मचारियों की मेहनत ने कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। एक दिन आदित्य अपनी गाड़ी से ऑफिस के बाहर उतरा। वह अब काफ़ी बदल चुका था। उसके चेहरे से अहंकार पूरी तरह गायब हो चुका था और उसकी जगह एक गहरी समझ और ठहराव आ गया था। अचानक उसकी नज़र सड़क के उस पार पड़ी, जहाँ एक छोटा सा बच्चा कंधे पर भारी बस्ता लटकाए फटी हुई चप्पलों में स्कूल जा रहा था। उस बच्चे को देखते ही आदित्य का दिल जैसे ठहर सा गया और उसे अपना अतीत याद आ गया। वह वक्त जब वह ऐसे गरीब बच्चों को देखकर भी नज़रें फेर लिया करता था। आदित्य ने गाड़ी के पास ही रुकने का इशारा किया। ड्राइवर हैरान रह गया कि साहब अचानक क्यों रुक गए। आदित्य ने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ पैसे निकालने की बजाय एक कार्ड निकाला और खुद सड़क पार करके उस बच्चे के पास चला गया। बच्चे ने उसे अपनी ओर आते देखा तो डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। आदित्य तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ चीज़ें मीटिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। संजय, तुमने मुझे सिखाया कि हीरे सिर्फ दुकानों में नहीं मिलते, कभी कभी वे फुटपाथ की मिट्टी में भी छुपे होते हैं। बस उन हीरो को पहचानने वाली नज़र और आगे बढ़कर थाम लेने वाला हाथ चाहिए होता। इंसान की कदर उसकी पोस्ट या उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके कैरेक्टर और उसकी समझदारी से होती है। दुनिया में ना जाने कितने ही संजय ऐसे हैं जो सिर्फ एक मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, और ना जाने कितने आदित्य ऐसे हैं जिन्हें अपनी आंखें खोलने के लिए किसी ठोकर की ज़रूरत पड़ती है। यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की कामयाबी की नहीं, बल्कि इंसानियत की और उस असली हीरे की है, जिसे आखिरकार उसका असली जौहरी मिल ही गया। यह कहानी केवल शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, जो पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें वर्णित पात्र, घटनाएं और स्थान वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं रखती। किसी भी व्यक्ति, समाज या वर्ण की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।